चलो देखो, चैप्टर नंबर 3 एडीएस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई 12 मार्क्स का चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आएगा 6 नंबर करके, ठीक है। इसमें से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आता है जिसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी नहीं है, बेसिकली वो ऑप्शनल में आता है, ठीक है ना। एक थ्योरी के साथ में ऑप्शन में आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो उसको अटेम्प्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। प्रैक्टिकल जितना भी है बहुत ईजी है। स्टिल जब तक 100% श्योर नहीं होंगे तब तक प्रैक्टिकल अटेम्प्ट अपने को नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज उसमें या तो राइट होगा तो 4 स्टेप में पूरा 6 में 6 मिल जाएगा, और रॉन्ग होगा तो पूरा 0 आ जाएगा। और थ्योरी में इतना है कि कुछ भी लिख के आएंगे तो 6 में 2 3 4 कुछ मिलेगा। तो जब तक 100% श्योर नहीं है तब तक प्रैक्टिकल अटेम्प्ट मत करना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, समझने का कोशिश करना थोड़ा सा सिर्फ, कि ना 3 तरीके का डिमांड है। डिमांड, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। डिमांड, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। तो डिमांड क्या हुआ? सपोज मेरा एक शॉप है, ठीक है, और उस शॉप में हम क्या बनाते हैं? मार्कर पेन बनाते हैं। आप क्या करते हैं? साल भर में ये मार्कर पेन खरीदते हैं। तो फिर साल भर में एक इंडिविजुअल इंसान ये कितना पीस खरीदता है? सर हम अगर इसका प्राइस 10 रुपया करके रहेगा तो 50 यूनिट्स खरीद लेंगे, 5 रुपया रहेगा तो 100 यूनिट्स खरीद लेंगे। समझ में आया? तो एक इंडिविजुअल आदमी कितना डिमांड कर रहा है? दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या हुआ कि मेरा मार्कर क्या सिर्फ आप अकेले खरीद रहे हैं या बहुत जन खरीद रहे हैं? तो पूरे साल भर में मिला करके पूरा मार्केट ये मार्कर पेन कितना डिमांड कर रहा है? दैट इज द मार्केट डिमांड। ऑल कंज्यूमर्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मार्केट डिमांड। अब नेक्स्ट थिंग इज कि क्या मार्केट में सिर्फ ये मार्कर बिकता है या और भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं, और बहुत सारा सामान बिक रहा है। तो हम लोग सबको ही मिलके वो सारा सामान कितना डिमांड करते हैं? दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। अगर बहुत छोटा सा भाषा में बोले तो एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। आपके कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है उन सबका डिमांड को ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड में हम लोग किसका डिमांड को ऐड करते हैं? कंज्यूमर्स का। और यहाँ पे हम लोग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऐड करेंगे। अब एग्रीगेट डिमांड, हम कोई प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हम कुछ पैसा खर्च करने के लिए रेडी है। इफ आई एम डिमांडिंग समथिंग कि भैया मेरे को एक मार्कर दे दीजिए, मतलब कि हम 10 रुपए खर्च करने के लिए रेडी है। तो मेरा डिमांड को हम और एक चीज बोलते हैं एक्सपेंडिचर। कि सर अगर हम कुछ डिमांड कर रहे हैं मतलब कि हम जरूर कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे? एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, कुछ खर्च कर रहे होंगे। अब बात आया कि सर इंडिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना उसको डिमांड कौन करता है? हु इज डिमांडिंग दोज गुड्स? सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं करते। देखो 4 तरीके का, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। व्हाट इज C? C is consumption expenditure। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि ये मान लो मार्कर खरीद लिए हम लोग, तो इसको क्या वापस से बेचेंगे या हम लोग कंज्यूम कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। हम लोग शर्ट खरीद रहे हैं या फिर हम लोग और कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, घर का फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये सारा खर्च कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स का खर्चा वो कैसा बोलते हैं? मतलब कि इंडिया में ऐसा कुछ सामान बिकता है जिसको कि घर परिवार खरीद रहे। समझ में आया? अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मान लो कि एक न्यूज़पेपर का कंपनी है, तो न्यूज़पेपर का कंपनी क्या बना रहा है? न्यूज़पेपर्स। वो न्यूज़पेपर हम लोग खरीदते हैं 5 रुपए करके, वो कैसा खर्चा हुआ? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। न्यूज़पेपर बनाने के लिए न्यूज़पेपर कंपनी बहुत बड़ा मशीन खरीदा 50 करोड़ का, तो वो भी तो कुछ खरीदा है ना। दैट कंपनी इज ऑल्सो परचेजिंग समथिंग, बट वो कंपनी है हाउस होल्ड नहीं है, वो उससे फर्दर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा। तो उसका खर्चा वो कैसा खर्चा बोलेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब कि सर इंडिया में ऐसा कुछ गुड्स बनता है जो कौन खरीदते हैं? फर्म्स। उसको कैसा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो वो लोग बेसिकली कैसा गुड्स खरीदेंगे? कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमर्स कैसा खरीदेंगे? कंज्यूमर गुड्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? इसके अलावा सर क्या घर परिवार के लोग खरीदते हैं और बिजनेस वाले खरीदते हैं, इसको छोड़ के और कोई है जो इंडिया में सामान खरीदता है? जी फॉर
गवर्नमेंट। सर एक एग्जांपल दीजिए कि गवर्नमेंट कब हम लोग का सामान खरीदता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दीजिए। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? फॉर एग्जांपल कलकत्ता में नोटिस किया होगा कि जितने भी रास्ते हैं, जितना भी लाइट का पोल्स है, वो सब ब्लू एंड व्हाइट कलर का है। तो वो ब्लू और व्हाइट कलर तो हम लोग नहीं किए, यहाँ का सरकार करवा रहा है। तो सरकार क्या कर रहा है? पेंट मैन्युफैक्चर करता है या किसी से खरीदता होगा? खरीदता होगा, मतलब कि गवर्नमेंट का भी कुछ खर्च होता है। रास्ते पे जितना साफ सफाई होता है वो हम लोग नहीं करते, गवर्नमेंट करवा रहा है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेंसेस होता है। अभी राफेल सब सुनते रहते हैं हम लोग फेसबुक पे, टीवी पे। तो हवाई जहाज खरीदना पड़ रहा है, तो वो भी कौन खरीद रहा है? गवर्नमेंट खरीद रहा है। ये बात अलग है कि वो राफेल का जहाज इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग एज इट इज एक बार के लिए छोड़ दे रहे हैं। इतना समझ में आता है कि सरकार भी साल भर में कुछ सामान खरीदता है। लास्ट में x माइनस एम, x क्या हुआ? एक्सपोर्ट, m क्या हुआ? इंपोर्ट। कि सर इंडिया में कुछ ऐसा सामान बनता है जो इंडिया के बाहर भी खरीदा जाता है। इंडिया में कुछ ऐसा सामान बनता है जो इंडिया के बाहर भी खरीदा जाता है, तो वो कैसा गुड्स हो गया? एक्सपोर्ट, ठीक है। इंडिया का कुछ सामान इंडिया के बाहर भी खरीदा जाता है, तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट। मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें तो सर इंडिया में जो सामान बना उसको कौन खरीदा? कंज्यूमर्स। कुछ सामान कौन खरीद लिया? फर्म्स। कुछ सामान कौन खरीद लिया? गवर्नमेंट। और कुछ सामान इंडिया के बाहर वालों ने भी खरीद लिया। तो एग्रीगेट डिमांड में इन चारों का डिमांड जुड़ जाएगा कि सर ये चार लोग डिमांड करते हैं और इन चारों का क्या होता है? कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता है। तो हम एक सिंपल सा चीज लिख सकते हैं कि सर एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। कोई प्रॉब्लम? दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड ना। आप लोग सब मान लो कि ये फर्स्ट टू बेंचेस आर कंज्यूमर्स, उसके पीछे वाले है इन्वेस्टमेंट, ये लोग गवर्नमेंट एंड दीज आर द फॉरेनर्स। तो ये लोग सब मिलकर के डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, आपका डिमांड को पूरा करना पड़ेगा ना। डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट तब मिलेगा ना जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। कितना प्रोड्यूस करेंगे? जितना डिमांड हो रहा है। नाउ नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है? नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। कोई परेशानी? जितना प्रोड्यूस किए उतना ही हम लोग क्या कर देंगे? सप्लाई कर देंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं बाई से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर जितना आप लोगों ने डिमांड किया उतना मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उतना ही हम क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। तो जितना प्रोडक्शन होता है वही होता है हम लोग एग्रीगेट सप्लाई। और जितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसी को नेशनल इनकम भी बोलते हैं हम लोग। इतना तक समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? अब यहाँ पे एक छोटा छोटा करके हम लोग कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब खर्चा दो तरीके का होता है। एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है इंड्यूस्ड। एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस क्या है और इंड्यूस्ड खर्चा क्या है? 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब मान लो कि आप लोगों का इनकम कितना है? कितना कमाते हैं महीना में? 0। स्टिल 0 इनकम पे भी क्या कुछ खर्च करते हो या नहीं करते हो? जस्ट इमेजिन योर लाइफ कि मम्मी पापा पैसा देना बंद कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे अगर आपका इनकम नहीं भी है तो क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे या कुछ ना कुछ खर्च करेंगे? जीने के लिए दिन का 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का तो खाना खाओगे, दोस्त से मांग के, किसी से भी मांग के। तो आपका ऐसा कुछ एक्सपेंसेस है जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इनकम हो या ना हो उतना खर्च तो मेरे को करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड योर ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अब आपको एक जॉब लग गया।
जॉब लगने के बाद आपका इनकम आने लगा, आप महीना का 2000 रुपया कमा रहे, तो पहले भी गरीबी के टाइम पे भी 200 रुपए खर्च करते थे, अब 2000 कमा के भी क्या 200 रुपए खर्च करोगे या ज्यादा करोगे? ज्यादा करोगे। जब लोग इनकम कर रहे, पैसा कमा रहे, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा खर्च करेंगे। नेक्स्ट, 2000 रुपए कमा रहे हो तो क्या पूरा 2000 रुपए खर्च कर दोगे या कुछ पैसा सेव भी करोगे? सेव भी करेंगे, राइट। तो मतलब कि अगर मेरा इनकम 2000 रुपया बढ़ेगा तो मेरा खर्च 2000 रुपया नहीं बढ़ेगा, उससे कम होगा। समझ में आया? तो अब अपने को एक चीज समझ में आया कि सर कुछ ऐसा खर्च होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस, और कुछ ऐसा खर्च है जो किससे अट्रैक्टेड होता है? इनकम से। इनकम होगा तो खर्च करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड एक्सपेंसेस या फिर डिराइव्ड एक्सपेंसेस उसको बोल सकते हैं। कोई परेशानी इतना तक में क्लियर है? इतना तक क्लियर है? हटा दे इसको। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये एक बार बचपन में भी पढ़ा होगा, जो कि अभी तक हम लोग को याद नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग अज्यूम करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर है मतलब सिर्फ सी और आई है, सिर्फ सी है और आई है। क्या हो रहा है देखो, एक जगह पे एक तरफ है हाउसहोल्ड्स और एक तरफ है फर्म्स। तो फर्म को क्या करना था? कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको क्या चाहिए? लेबर। लेबर कहां से आएगा? लेबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनपुट। इनपुट को और किस नाम से पहचानते हैं हम लोग? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब कि हाउसहोल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया। बदले में फर्म्स ने हाउसहोल्ड को क्या दिया होगा? वेजेस। वेजेस दिया, या फिर उस फैक्टर को बदले हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टर पेमेंट्स। कोई परेशानी? आपने मेरे को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, मैंने आपको उसके बदले में पेमेंट दिया। दिस फैक्टर पेमेंट इज नथिंग बट वेजेस। अब हुआ क्या? इसके पास आ गया 1000 रुपया, इसके पास 1000 रुपया आ गया। अब क्या करेगा? फर्म जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको खरीदेगा कौन? खर्च कौन करेगा? हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर्स, यही है। तो चलो अब फर्म क्या कर रहा है? इनको गुड सप्लाई कर रहा है। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। तो ये कौन सा वाला पैसा देगा? यही 1000 रुपया वो वापस कर देगा। अब फर्म वापस से नया प्रोडक्ट बनाएगा, फिर से लेबर चाहिए, कौन जाएगा? 1000 रुपया जो मिला था वही दे देगा, फिर प्रोडक्ट खरीदेगा, जो 1000 रुपया मिला है ट्रांसफर कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में पैसा क्या होगा? एक्सचेंज होते रहेगा। मेरे से आपके पास जा रहा है, आपसे मेरे पास पैसा घूमता है, सिर्फ घूमते जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इतना क्लियर हो रहा है? इसके बेसिस पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है खाली, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कौन है ये? ठीक है, हम लोग का फेवरेट कैरेक्टर डोरेमोन। अभी भी देखते हैं हम लोग, देखते हैं। हम हट जाए हम। तो क्या ना, डोरेमोन क्या किया? डोरेमोन का इनकम था 1000 रुपया और डोरेमोन का खर्च था 600 रुपया, तो 400 रुपया क्या हो गया? कोई परेशानी? सेविंग्स किसको होगा? कंज्यूमर्स को या कंपनीज को? कंपनीज को तो प्रॉफिट होता है। समझ में आया? तो इसका कमाई 1000 रुपया और खर्च 600 रुपया, तो 400 का क्या हुआ? सेविंग्स। तो हम इतना लिख सकते हैं क्या कि S इज नथिंग बट y माइनस C।
या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y इज नथिंग बट c प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। ये दो चीज बोल सकते हैं, कोई परेशानी इसमें? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, कि सर इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? जहां डिमांड किसके बराबर होता है? सप्लाई, वहां पे आ जाता है इक्विलिब्रियम। या हम लोग डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो पूरा कंट्री का इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? वेयर AD इज इक्वल्स टू AS, या AD की जगह हम लोग लिख देते हैं C प्लस I, टू सेक्टर। AD को क्या लिख देते हैं? C प्लस I, और AS को क्या लिख देते हैं? Y। सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दे रहे, अब देखो क्या करते हैं। AD इज इक्वल्स टू AS और C प्लस I इज इक्वल्स टू Y, और C प्लस I इज इक्वल्स टू C प्लस Y को लिख सकता है ना C प्लस S, C और C कैंसिल हो गया, और I इज इक्वल्स टू S। कोई प्रॉब्लम? इक्विलिब्रियम दो तरीके से निकल सकता है, जहां पे AD AS इक्वल होगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो जहां पे I और S इक्वल होगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला है, या तो AD और AS इक्वल हो जाए या I और S इक्वल हो जाए। कोई परेशानी इसमें? देखो अभी पहले ना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद जो रटने वाला है, जो पॉइंट्स वाला है, थ्योरी का पोर्शन है, वो सब थोड़ा बाद में करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पूरा, उसके बाद इजी हो जाएगा। एक चार्ट बना रहे हैं हम, एक बार देखो उसको ध्यान से। देखो एक चीज, अब कुछ कुछ अजम्पशंस लेके हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना? एक दो छोटा छोटा अजम्पशंस लेकर के काम करते हैं। सबसे पहले हम इनकम कितना मान लेते हैं अपना? बताओ क्या जीरो इनकम पे भी मेरा कुछ खर्च होगा या नहीं होगा? होगा। मान लेते हैं 200 रुपया। अब हम 1000 रुपया कमाए तो खर्च कितना बढ़ गया? 1000 में से कितना खर्च कर दिए? 600 रुपया खर्च कर दिए। तो टोटल खर्च कितना हुआ? 200 तो पहले से हो रहा था, जो 1000 एक्स्ट्रा कमाए उसमें से 600 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। इनकम और बड़ा हो गया 2000, और 600 खर्च कर दिया, और 1000 कमाया और 600 खर्च कर दिया। कोई परेशानी? तो जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है मेरा खर्च भी, लेकिन इनकम 1000 करके बढ़ रहा है और खर्च 600 करके बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी का 400 रुपए हम क्या करते होंगे? सेविंग्स करते होंगे। कोई प्रॉब्लम? अब शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कंपनीज का खर्चा। कंपनी के पास पैसा फटाफट से नहीं आएगा, वो गुड्स बनाएगा, बेचेगा, टाइम लगेगा। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर हम लोग का फिक्स रहता है, कुछ वेरिएबल रहता है। ऐसा पढ़े हम लोग? शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स रहता है, कुछ वेरिएबल रहता है। तो कंपनी जो है वो चाह के भी अपना शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेंज नहीं कर सकता है। अच्छा, अगेन इसका इन्वेस्टमेंट का खर्चा जो है ये क्या इनकम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? फटाफट नहीं करेगा। जब हम ये बिजनेस, जब हम ट्यूशन सेंटर सेटअप किए उस समय मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं था, तो हम क्या बोले? पहले स्टूडेंट को आने दो तब बोर्ड खरीद लेंगे। या हम पहले से कुछ खर्च करके बोर्ड लगा लिए? पहले से खर्च करके लगाना पड़ेगा ना। इवन एट जीरो इनकम आपको मशीन्स तो खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्शन करोगे, बेचोगे, तब तो इनकम आएगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज कंप्लीटली ऑटोनॉमस, वो आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। हम लोग भूल जाएंगे इसलिए हम इसके ऊपर में एक कैपिटल ए लिख देते हैं कि ये कंप्लीटली ऑटोनॉमस होता है। 100 रुपया, ठीक है। इनकम कितना भी है मेरा?
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे है? ऑटोनोमस एंड कांस्टेंट। अब एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई, 300, 900, 1500 और 2100। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? क्लियर? अब यहां पे बगल में एक चार्ट बना रहे, देखो डायग्राम, सॉरी। नीचे क्या है अपना नेशनल इनकम और इधर में क्या है एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम 0 रुपीज, 1000, 2000, 3000। आपका इनकम कितना भी रहे, आई क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम 100 का 100 रुपया, बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? कंजम्पशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दिस इज आवर सी कंजम्पशन। अब एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? सी प्लस आई। दिस इज सी प्लस आई, दैट इज एडी। सर ये ऐसा कर्व क्यों बना? बिकॉज सी प्लस आई भी क्या हो रहा है? कांस्टेंट या बढ़ रहा है? किस रेट से बढ़ रहा है? सी किस रेट से बढ़ा था और ये किस रेट से बढ़ रहा है? 600 से। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। सर सी इतना ऊपर क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें क्या ऐड हुआ है? आई। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट आई। मान लो कि ये 100 रुपया है और ये 200 है, ये 300 हो रहा है, मतलब कि 200 में क्या ऐड हुआ है? 100। तो इतना डिस्टेंस किस चीज का है? आई का। समझ में आता है ये चीज? कोई परेशानी? अब इनकम मेरा 45 डिग्री एंगल से बढ़ेगा बिकॉज वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कोई प्रॉब्लम? वो कांस्टेंट रेट से बढ़ा तो दैट इज द 45 डिग्री लाइन। अब इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां AD इज इक्वल्स टू, वहां इक्विलिब्रियम आएगा। कहां पे AD और AS एकदम बराबर हो गया? इस जगह पे। इस जगह पे ये मेरा AD का लाइन है और ये मेरा AS का लाइन है। यहां पे दोनों इक्वल हो गया तो यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। कोई परेशानी? इतना क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं सेविंग्स। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1000 कमाया, 600 खर्च किया, तो सेविंग्स मतलब कि कमाई से खर्च को लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा? सेविंग्स। तो सेविंग्स इज नथिंग बट y माइनस सी। कर दो भाई, y माइनस सी कितना होगा? -200, 200 इधर पे, 600 इधर पे। कोई प्रॉब्लम? -200, 200, 600 एंड 1000। अब यहां पे और एक कॉमन सेंस का बात कि सर y इज 1000, c इज ऑल्सो, तो s कितना होगा? 0 हो जाएगा। जितना कमा रहे उतना ही खर्च कर देंगे तो सेविंग्स कितना हो जाएगा? 0। तो सर जहां पे y और क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है, वहां पे s कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा समझ में आता है? कोई परेशानी? अब हम सेविंग्स का कर्व बना के दिखाएंगे। अब हम सेविंग्स का कर्व बना के दिखा रहे हैं। जीरो इनकम पे खर्च कितना था और सेविंग्स कितना था? -200। अब अगर हम लोग इतना डिस्टेंस को क्या मानते हैं? 200 रुपया, तो उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव में कितना हो जाएगा? -200। मान लो कि दिस इज -200। तो जीरो इनकम पे अगर खर्च यहां से शुरू होगा तो सेविंग्स नेगेटिव से शुरू होगा। और हम लोग को क्या पता है, जहां पे y और c क्या होता है वहां पे s कितना होता है? बताओ y और c कहां पे इक्वल है? इस पॉइंट पे। कोई परेशानी? ये c का लाइन है और ये y का, ये लोग दोनों यहां पे इक्वल है, तो यहां पे सेविंग्स कितना हो जाएगा? 0। कोई परेशानी? और हम लोग को और एक चीज पता है, सर AD जहां पे AS होता है वहां पे C प्लस I इक्वल्स टू C प्लस S, या फिर वहां पे I इक्वल्स टू, जहां पे कौन बराबर होता है?
एडी और मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, सेविंग्स किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। जहां पे ये इक्विलिब्रियम है वहां पे आई और एस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आता है, जहां पे एडी और एस इक्वल है वहां पे आई और ये लाइन, ये किस चीज का कर्व है और ये किस चीज का कर्व है, वाई का। तो जब तुम्हारा वाई 1000 रुपया था और कंजम्पशन भी दोनों क्या था, इक्वल था, किस पॉइंट पे इक्वल है, तो वहां पे मेरा सेविंग्स कितना है, सेविंग्स का कर्व 0 है। समझ में आया, कोई परेशानी इस चीज को समझने में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। बहुत जन मिस्टेक क्या करता है, जहां पे एडी एएस इक्वल होता है वहां पे सेविंग्स को 0 कर देता है। बहुत जन ये काम करता है कि जहां पे एडी एएस 0 होता है वहां पे सेविंग्स को 0 कर देता है, वो मत करना। दो चीज है, तुम लोग सेविंग्स का कर्व जब बनाएगा तो उसमें 3 चीज ध्यान में रखना। पहला कि जितना आप लोग का कंजम्पशन पॉजिटिव में था उतना ही सेविंग्स नेगेटिव में होगा, ये पहला चीज ध्यान में रखेंगे। दूसरा कि सेविंग्स 0 कहां पे होगा, जहां y किसके बराबर है, c के बराबर है। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर कहां होगा, जहां पे एडी एएस के बराबर है। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में या कोई दिक्कत आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है पूरा। नहीं समझ में आता हम फिर इससे इधर पे लिख देते हैं। जितना C पॉजिटिव में होगा उतना ही S नेगेटिव में होगा 0 इनकम पे। कोई प्रॉब्लम। दूसरा, जहां Y C के बराबर होगा वहां पे S 0 हो जाएगा। और तीसरा, जहां AD AS के बराबर होगा वहां सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इतना तक क्लियर आ रहा है। अभी यहां पे 4 कॉलम और बचा है, ठीक है। ये वाला चार्ट और ये वाला डायग्राम अगर तुम लोग को समझ में आ गया पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चार्ट और ये डायग्राम के बेसिस पे 70% 75% ऑफ द चैप्टर इस पे डिपेंड करता है। इसको छोड़ के खाली एक कॉन्सेप्ट बचता है मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, चैप्टर हो जाएगा। एक चीज है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो सब एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग चैप्टर का एकदम खत्म होने के बाद लास्ट में देख लेंगे 15-20 मिनट में। इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में आया नहीं है, आने का चांसेस भी 0 है। इतना तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है APC। व्हाट इज APC? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? हम आपसे सवाल पूछते हैं कि सर तुम 1000 रुपए कमा रहे हो तो 1000 में से कितना खर्च कर देते हो? 600 खर्च कर देते हो, 800? 600 इज योर एक्स्ट्रा खर्च। टोटल खर्च कितना है? 800। टोटल इनकम कितना है? 1000। सर 1000 रुपए का टोटल इनकम है तो टोटल खर्च कितना है? मतलब कि हम 80% पैसा खर्च कर देते हैं। सिमिलरली तुम्हारा इनकम 2000 रुपए है, कितना खर्च कर देते हो? 1400। मतलब कितना परसेंट? 70%। 3000 कमाते हो तो कितना खर्च करते हो? 66.6%। तो APC को हम क्या लिख सकते हैं? देखो APC इज C by Y। कितना कमाया, उस कमाई में से कितना रुपया खर्च कर दिया। द रेशियो ऑफ योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू योर टोटल
इनकम। ठीक है, पहला लेवल पे हम इंफिनिटी लिख देते हैं, कर नहीं सकते, 200/0 एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी। 800 बाई 1000 0.8, 0.7, 0.67। तो हम लोग को यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है कि सर जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे मेरा एपीसी डिक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर जो मेरा इनकम हुआ उसका कुछ पोर्शन हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, तो खर्च तो ऑब्वियसली एवरेज खर्च मेरा क्या होगा, कम होता जाएगा। अब आ जाते हैं एपीएस कि 1000 रुपए कमाया तो बचाया कितना, 200। 2000 कमाया तो कितना बचाया, 3000 कमाया तो 1000। टोटल इनकम का कितना परसेंट आप बचा लेते हैं, दैट इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई है एकदम s बाई वाई। अगेन -200/0 एनीथिंग बाई 0 इज इंफिनिटी। 200 बाई 1000 0.2, 600 बाई 2000 0.3, 1000 बाई 3000 0.33। यहां पे भी एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एपीएस इंक्रीज होते जाएगा। कोई परेशानी इसमें? नेक्स्ट इज एमपीसी। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल। कि सर आप एक्स्ट्रा 1000 रुपए कमाए तो एक्स्ट्रा कितना खर्च किए, 600। और एक्स्ट्रा 1000 कमाए तो एक्स्ट्रा कितना खर्च किए, 600। और एक्स्ट्रा 1000 कमाए तो एक्स्ट्रा कितना खर्च किए, फिर 600। तो एक्स्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। एपीसी क्या था, सी बाई वाई। एमपीसी हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एक्स्ट्रा 1000 का कितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। चेंज कितना हुआ, पहला लेवल तो इंफिनिटी आएगा, फिर खर्च कितना चेंज हुआ, 600। इनकम कितना चेंज हुआ, तो 600 बाई 1000 कितना हुआ, 0.6, 0.6, 0.6। मतलब कि सर मेरा एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलरली एमपीएस क्या हुआ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। कि सर आप एक्स्ट्रा 1000 रुपए कमाए तो सेविंग्स कितना किए, बोलो -200 से 200 पे गए, कितना डिफरेंस होता है, 400। फिर 200 से 600 गए, फिर 600 से 1000 गए, फिर 400। मतलब कि इंफिनिटी 0.4, 0.4, 0.4। मतलब कि सर एमपीसी और एमपीएस दे बोथ रिमेन कांस्टेंट। ये लोग दोनों कांस्टेंट रहेंगे। एमपीएस विल डिक्रीज, सॉरी एमपीसी विल डिक्रीज एंड एमपीएस विल इंक्रीज। इतना समझ में आता है? अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सर प्रूफ करिए कि एपीसी और एपीएस को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर पूछता है कि सर प्रूफ करिए कि एमपीसी और एमपीएस को जोड़ देंगे तो कितना आएगा। ये तो यहां से हम लोग क्लियरली नजर आ रहा है सर, 6 और 4 0.64, 0.8.2, 0.7.3, 67, 33 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इस तरीके से हम लोग प्रूफ तो कर नहीं सकते, 2 नंबर के लिए इतना बड़ा चार्ट तो हम लोग बनाएंगे नहीं। तो उसको प्रूफ कैसे करना है, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल तरीका। C प्लस एस इक्वल्स टू क्या होता है, y, डिवाइड एवरीथिंग बाय y। C बाई वाई प्लस S बाई वाई इक्वल्स टू वाई वाई। क्या हो गया, C बाई वाई मतलब एपीसी और एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, 2 नंबर के लिए। कोई परेशानी? फिर अगेन पूछता है कि सर एमपीसी और एमपीएस 1 होता है, वो कैसे प्रूफ करेंगे? एग्जैक्टली सेम, C प्लस इक्वल्स टू वाई और डेल्टा सी प्लस डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा वाई और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई। ये क्या हो गया, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। तो 2 नंबर के लिए ज्यादा अपना प्राण त्यागने का जरूरत नहीं है कि बड़ा लंबा चौड़ा एक चार्ट बनाएंगे।
कोई बात टेढ़ा है पर मेरा है। कुरकुरे खाओ। हाँ फंडिंग करो। ठीक है, इतना तक क्लियर हो रहा है? कोई परेशानी? अब इस कॉन्सेप्ट में हमको लास्ट एक चीज समझाना है, रेंज ऑफ एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। तो हम लोग का ये वाला डिस्कशन ओवर हो जाएगा। ठीक है, रेंज मतलब कि सर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। जैसे इलास्टिसिटी पढ़ते थे ना, इलास्टिसिटी क्या था? सिर्फ या तो इन्फिनिटी होगा, या तो 0 हो जाएगा, या 1 होगा, या 1 से ज्यादा होगा, या 1 से कम होगा। तो उसी तरीके से हमको रेंज पढ़ना है कि सर एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस इनका रेंज क्या होगा? ये 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा, क्या होगा? हम एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, देखो इधर पे। आपका इनकम जब 0 रुपीज था तो खर्च था 100 रुपया। ठीक है, इनकम बढ़ के हो गया 100 रुपीज। तो इस 100 में क्या किए? 50 रुपए खर्च किए। 50 हम लोग सीखे हैं ना कि जितना कमाते हैं पूरा खर्च, कुछ खर्च करते कुछ बचा लेते हैं। तो मानते कि 100 का 50 हम लोग खर्च करते, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 150 रुपया। और 100 रुपया कमाए तो खर्च और 50 रुपया बढ़ गया। 100 रुपया और कमाए तो खर्च 50 रुपया और बढ़ गया। हम लोग का इनकम किस रेट से बढ़ रहा है? 100 रुपया करके, और खर्च किस रेट से बढ़ रहा है? 50 रुपया करके। अब सेविंग्स कैलकुलेट करते, कितना है? -100 -50 0 और 50। इतना सा डिस्कशन के बेसिस पे हम लोग का सबका रेंज क्लियर निकल के आ जाएगा। पहला चीज, सर एपीसी क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? मतलब एपीसी मतलब सी भाई, हम लोग एग्जांपल लेते हैं दूसरा वाला। पहले वाले पे तो इंफिनिटी आ जाएगा, एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी। मगर दूसरे वाले पे कि सर इनकम 100 रुपया और खर्च 150 रुपया, क्या ये पॉसिबल है? 0 इनकम पे 100 रुपया खर्च करते थे, अब 100 रुपया कमा रहे हो तो 150 रुपया खर्च हो रहा है। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 150 बाई 100, मतलब कि सर एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है। कोई परेशानी? सर एपीसी क्या 1 हो सकता है? बोला हाँ, ये थर्ड वाला देख लो, 200 बाई 200, मतलब कि एपीसी 1 भी हो सकता है। सर 1 से कम हो सकता है क्या? फोर्थ वाला देख लो, 250 बाई 300, 250 बाई 300 कितना होगा? लेस देन 1। सर क्या एपीसी 0 हो सकता है? 0 कैसे आएगा? 0 बाय एनीथिंग इज 0, 1 बाय 1000 इज ऑल्सो नॉट 0। तो 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सी को 0 होना पड़ेगा। क्या कभी भी कंजम्पशन 0 हो सकता है? नेवर। 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ खर्च रहेगा। मतलब कि सर आपका एपीसी इट कैन बी मोर देन 1, इट कैन बी 1, इट कैन बी लेस देन 1, बट इट कैन नेवर बी 0 और लेस देन 0। क्लियर हुआ चीज? कोई परेशानी? तो एपीसी क्या हो सकता है? इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। एपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से ज्यादा होगा। कोई परेशानी इसमें? नेक्स्ट बात करेंगे एपीएस का। एपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट? क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? हम सेकंड वाला क्या बात करेंगे, -50 बाई 100, तो ये -0.5 आएगा।
करेक्ट? तो मतलब कि एपीएस क्या हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर एपीएस क्या 0 हो सकता है? हम अगेन थर्ड वाला का बात करेंगे, 0/200 दैट इज 0। कोई परेशानी? 0/200 दैट इज 0। एपीएस क्या 0 से ज्यादा हो सकता है? 50/300 दैट इज 0.18 समथिंग ऐसा आएगा कुछ, ठीक है? मतलब कि एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एपीएस 1 हो सकता है? एपीएस का 1 होने का मतलब क्या है? S/Y = 1000/1000, मतलब जितना कमा रहे हो उतना ही क्या कर ले रहे हो, बचा ले रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? नेवर, क्योंकि जितना भी कमाए कुछ ना कुछ खर्च तो करना ही होगा। तो आप 1000 में से 100 रुपया खर्च करो, लेकिन खर्च तो करना ही पड़ेगा। इट इज इम्पॉसिबल कि आप 1000 रुपया कमाए और 1000 रुपया बचा लिए। तो एपीएस कैन नेवर बी 1, इट कैन नेवर बी मोर देन 1, ठीक है? तो एपीएस कैन बी नेगेटिव और 0 बट नेवर 1 और मोर देन 1। कोई परेशानी इसमें? लास्ट एमपीसी और एमपीएस का कॉन्सेप्ट, एक एमपीसी सिखाएंगे तो एमपीएस समझ में आ जाएगा, उसमें दो अलग अलग करके नहीं समझाना मेरे को, ठीक है? एमपीसी का मतलब क्या होता है? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, राइट? अब हुआ क्या होगा, देखो सिंपल सा चीज, आप एक्स्ट्रा कितना रुपया कमाए? 100 रुपीज। सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हम जो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, हमको लगा कि मेरा जितना खर्च करना था खर्च कर चुके और 1 रुपए भी खर्च करने का जरूरत, तो हम पूरा का पूरा 100 रुपया क्या कर लिए, बचा लिए। तो मेरा कंजम्पशन कितना चेंज होगा? 0, कि हम 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए तो एक्स्ट्रा खर्च कितना किया? 0, पूरा 100 रुपया क्या कर लिया, बचा लिया। तो ये कितना हो जाएगा? 0/100 दैट इज, या क्या पॉसिबिलिटी है कि हम 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए तो जितना 100 रुपया था पूरा का पूरा खर्च कर दिए, 1 भी रुपया सेव नहीं किए। तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई 100/100 दैट इज 1। या ऐसा होगा कि 100 रुपया में से 50 खर्च किया, 50 तो 0.5, 100 में से 60 खर्च किया, 40 बचा लिया तो 0.6, 100 में से 10 रुपया खर्च किया तो 0.1। मतलब कि मेरा एमपीसी जो है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और उसके बीच में रहेगा। सिमिलरली एमपीएस का भी क्या होगा? या तो आप 100 रुपए कमाए तो पूरा का पूरा बचा लिए तो 1, या 100 रुपए कमाए तो 1 भी रुपया बचाए नहीं तो 0, या 100 में से जितना भी बचाओगे दैट इज 0 और 1 के बीच में रहेगा। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे एक चीज मेरे को और बताना है। सिंस ऐसा ही टॉपिक चल रहा है तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक और इक्वेशन लिखा देते हैं। वो इक्वेशन अभी लिखा देंगे तो बात के लिए बड़ा आसानी हो जाएगा। हम लोग अभी तक क्या क्या इक्वेशन पढ़ लिए सुनो। मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C + I + G + X - M। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? AX = Y। इतना समझे?
हम लोग कौन सा इकोनॉमी कंसीडर कर रहे हैं? टू सेक्टर, जहां पे AD इज इक्वल टू C प्लस I। अच्छा, Y इज इक्वल टू C प्लस S, कोई परेशानी? Y इज इक्वल टू C प्लस S। नाउ C कैंसिल हो जाएगा, तो जहां पे AD इज इक्वल टू AS, वहां पे S इज इक्वल टू I। इतना क्लियरली हमको समझ में आ गया। हम लोग सीख ले कि APC एवरेज प्रोपेंसिटी में क्या होगा? C बाई Y। APS क्या होगा? S बाई Y। जब मार्जिनल आ जाएगा तो डेल्टा C बाई डेल्टा Y, डेल्टा S बाई डेल्टा Y। और हम लोग एक इक्वेशन समझ लिए कि सर APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। इसके अलावा हम लोग क्या समझे कि सर इन्वेस्टमेंट का खर्चा कंप्लीटली क्या होता है? ऑटोनॉमस होता है, इनकम पे डिपेंड। लेकिन कंजम्पशन का खर्चा क्या कंप्लीटली ऑटोनॉमस है? कुछ ऐसा खर्चा, सर 200 रुपए ऐसा है जो इनकम के बिना भी खर्च करेंगे, तो 200 रुपए ऑटोनॉमस है, लेकिन उसके बाद का जो 600 रुपया है वो तो इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम होगा तो 600 खर्च करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मेरा दोनों तरीके का एक्सपेंडिचर है, ऑटोनॉमस भी है और इंड्यूस भी है। अब बाद में इसलिए नहीं कराएंगे बिकॉज ये चार्ट अभी बना हुआ अपने पास, इससे रेलेवेंट है, देख लो। हम सिंपल सा एक बात बोल रहे हैं कि I इज इक्वल्स टू A, कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा होता है? ऑटोनॉमस होता है, राइट? लेकिन कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर क्या होता है? A प्लस B इंटू Y। नहीं समझ में आ रहा है? A का मतलब ऑटोनॉमस खर्चा है, मतलब ये 200 रुपया, ठीक है? A का मतलब ऑटोनॉमस खर्चा ये 200 रुपया। Y का मतलब क्या? इनकम। तो B का मतलब क्या हुआ? B का मतलब हुआ वो खर्च जो किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। हम लोग B को बोलते हैं इट इज आवर MPC। हम प्रूव करके दिखा देते हैं कि सर MPC कैसे है। हम एक कोई भी लेवल ले लेते हैं, मान लो ये सेकंड लेवल, इनकम कितना है? 1000 रुपया। तो इस लेवल पे कंजम्पशन कितना है? 800। चलो 800 इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस खर्चा कितना है अपना? 200 रुपया प्लस B इंटू वाई कितना है? 1000 और 800 माइनस 200 600 इज इक्वल्स टू B इंटू 1000 और B इज इक्वल्स टू 600 बाई दैट इज 0. क्या है 0.6 इस लेवल पे? उस लेवल पे 0.6 कौन सा चीज है? नहीं समझ में आता है? दूसरे लेवल से समझ लो। C कितना है यहाँ पे? 1400। ऑटोनॉमस कितना रहेगा? 200 ही रहेगा। और ये 1000 की जगह कितना हो जाएगा? 2000। अगेन ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1200। तो B कितना हो जाएगा? 1200 बाई दैट इज समझ में आ रहा है? तो दिस B इज नथिंग बट माई MPC। कोई प्रॉब्लम? देखो रटना इज आसान कि ठीक है रट लेते हैं कि सर B का मतलब MPC होता है, सिखाए थे क्लास में। चार्ट के थ्रू अपने को नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? सारा इक्वेशंस खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग थ्योरी पोर्शन में चलेंगे। फटाफट नोट्स निकाल लो सब, ठीक है? देखो फर्स्ट पेज में जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बनाया हुआ है, ठीक है? वहां पे क्या है देखो, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ऐसे कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। जहां पे C इज माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X माइनस M इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
अब जहां पे सी लिखा हुआ है वहीं पे आसपास में कहीं पे हाउस होल्ड नजर आ रहा है कि सी का खर्चा किसका होता है? हाउस होल्ड्स का। आई का खर्चा किसका होता है? फर्म्स का। और फर्म्स कैसा गुड्स में इन्वेस्ट करता है? कैपिटल गुड्स में। उसी के साइड में देखो एक डब्बे में बनाया हुआ है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब एग्रीगेट प्रोडक्शन, मतलब नेशनल इनकम। उसके नीचे थोड़ा सा बनाया हुआ है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस है मतलब क्या करता है वो? इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। और इंड्यूस्ड है मतलब इनकम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड मतलब ऑल ओवर इंडिया का डिमांड वहां पे एक जगह लिखा हुआ है। फिर क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाया हुआ है। डिजाइन हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक तरफ हाउस होल्ड होता है, एक तरफ में फर्म्स होता है। हम आपको फैक्टर प्रोडक्शन दे रहे हैं, आप मेरे को फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं, वो फैक्टर पेमेंट हम आपको गुड्स के बदले में रिटर्न कर देते हैं। ऐसे मनी हम लोग के बीच में घूमते जा रहे हैं। नाउ उसके नीचे एक चार्ट बनाया हुआ है, जिस चार्ट में मेरा ये पूरा चार्ट नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड तक बनाया हुआ है। सी प्लस आई प्लस एडी ये सब बनाया हुआ है। उसके बगल में डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में हम लोग को आई का कर्व, सी का कर्व और सी प्लस आई का कर्व मिल रहा है वहां पे। कोई टेंशन? उसके नीचे में देखो जो 1000 माइनस 600 इक्वल्स टू 400 का सेविंग्स, y माइनस सी इक्वल्स टू एस, वो सब बनाया हुआ है। एडी और एएस के साथ कैसे हम लोग आई और एस निकाल रहे हैं वो सब सिखाया हुआ है उधर पे। नेक्स्ट वाले में हम लोग सेविंग्स, एपीसी और एपीएस बना करके दिखाया है वहां पे। एग्जैक्टली सेम थिंग जो बोर्ड पे है वही वहां पे है, ठीक है। उसके नीचे में वहां पे देखो साइड में एक सेविंग्स का कर्व बनाया हुआ है। सेविंग्स का कर्व मेरा ओरिजिन से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है? नीचे से शुरू हो रहा है, कहीं पे आकर के टच करता है ओरिजिन को और उसके बाद ऊपर जा रहा है। वहां पे सारा का सारा कर्व एक साथ मिला के नहीं दिखाया हुआ है, अलग से सिर्फ सेविंग्स का कर्व बनाया हुआ है। उसके साइड में एपीसी और एपीएस का फॉर्मूला दिया हुआ है। एपीसी क्या होता है? सी बाई वाई, और एपीएस क्या होता है? एस बाई वाई। एक साथ। फिर नीचे दिया हुआ है एपीसी के साथ होता क्या है बताओ, उधर मत देखना। इनकम बढ़ता है तो एपीसी क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? रिड्यूस होता है। एपीसी इज रिड्यूसिंग, और इनकम बढ़ने के साथ एपीएस क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। कोई परेशानी? देखो वहां पे एक बॉक्स बना है, बॉक्स में लिखा हुआ है एपीसी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम एंड एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। फिर एमपीसी और एमपीएस नीचे समझाया हुआ है और प्रूफ भी किया हुआ है कि कैसे मेरा एपीसी प्लस एपीएस इज 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1। नेक्स्ट पेज में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डिफाइन किया हुआ है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड में भी डिफाइंड एज द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। एंड व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन इज नथिंग बट c इक्वल्स टू a प्लस b इनटू y। वहां c क्या है? c इज द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, a इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, b इज द इंड्यूस्ड एंड y इज द इनकम। कोई परेशानी इसमें? अब हम लोग को एग्जाम में कंजम्पशन फंक्शन नहीं पूछेगा केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन? तो प्रोफेसर केन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या थ्योरी बनाया कि सर हम लोग का कंजम्पशन जो है किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन इनकम। इनकम बढ़ेगा तो खर्च, लेकिन इनकम जिस रेट से बढ़ेगा खर्च उस रेट से नहीं बढ़ेगा, उससे कम रेट से बढ़ेगा। कोई परेशानी? क्या लिखा हुआ देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द शॉर्ट रन डिपेंड्स अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है केन्स का? c इक्वल्स टू c ब्रैकेट में y। इसका c डिपेंड्स अपॉन y, ठीक है। नेक्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखो, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एज द नेशनल इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस, बट इट इंक्रीजेस एट अ लेसर रेट। कोई परेशानी?
दूसरा फीचर क्या दिया हुआ है? दूसरा फीचर में कोई फीचर नहीं है, वहां पे एमपीसी डिफाइन किया हुआ है कि एमपीसी कैसे निकल के आएगा। डेल्टा सी को डेल्टा वाई के साथ डिवाइड कर दोगे तो एमपीसी आ जाएगा। तीसरा पॉइंट में कोई फीचर नहीं है, वहां पे एपीसी डिफाइंड है कि सर टोटल खर्चे को टोटल इनकम से डिवाइड कर दोगे तो एपीसी आ जाएगा। चौथा पॉइंट में भी कोई फीचर नहीं है, चौथा पॉइंट में एमपीसी के बारे में बात किया है और एपीसी के बारे में बात किया है कि सर जब इनकम बढ़ता है तो एपीसी क्या होता है? डिक्रीज करता है और एमपीसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जो भी नोट्स में लिखा है, जो भी हम लोग एग्जाम में लिख के आना है, हम लोग सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को सिर्फ वहां पे क्रॉस वेरीफाई करना है कि हम लोग जो पढ़े वही नोट्स में लिखा है कि नहीं, कि सर पढ़ाते क्लास में कुछ और नोट्स में कुछ और दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट सेविंग्स फंक्शन। अगेन सेविंग्स फंक्शन हम लोग को पता है, एस का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज एस? y माइनस सी। लेकिन एग्जाम में ये आएगा नहीं, एग्जाम में पूछेगा केनेजियन सेविंग्स फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स सेविंग्स भी किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। इनकम होगा तो सेविंग्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सेविंग्स फंक्शन क्या होगा? s इज इक्वल टू s ब्रैकेट में y। कोई परेशानी? तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक कि सर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। लेकिन सेविंग्स सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इनकम सेविंग्स कम होगा। इसको तो एक्साइटमेंट। दूसरा फीचर क्या होगा? वहां पे एमपीसी डिफाइंड था, यहाँ पे एमपीएस डिफाइंड रहेगा। तीसरा फीचर, वहां एपीसी डिफाइंड था, यहाँ पे एपीएस डिफाइंड होगा। चौथा फीचर, वहां बोला था कि सर इनकम बढ़ने से एपीसी डिक्रीज करता है, यहाँ पे एपीएस इंक्रीज करेगा और एमपीएस कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पेज में देखो एमपीसी डिफाइन किया है कि एमपीसी क्या होता है? इट्स द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एमपीसी का रेंज क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा या उनके बीच में होगा। एमपीएस का डेफिनेशन लिखा हुआ नहीं है, बट ऑब्वियस है कि जैसा एमपीसी का लिखा है वैसा ही एमपीएस का हो जाएगा। फिर से जो 2 सेक्टर मॉडल का इक्विलिब्रियम होता है वो वहां पे वापस से बताया हुआ है कि 2 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? वेयर AD is equals to AS या फिर वेयर S is equals to I। नेक्स्ट पेज में रेंज बताया हुआ है एपीसी का और एपीएस का। देखने का जरूरत नहीं कि एपीसी क्या एक से ज्यादा हो सकता है? यस, एपीसी 1 भी हो सकता है, एपीसी 1 से नीचे भी हो सकता है, बट एपीसी कैन नेवर बी 0, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। और एपीएस क्या होगा? सर वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन 1। क्यों परेशानी? नेक्स्ट एक पेज स्किप करके चले जाना, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कि सर 1000 रुपए में से हम कितना रुपया खर्च करेंगे, ये क्या किसी चीज पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या लिखा हुआ है उधर पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पेमेंट नहीं करना है, बैंक में अगर पैसा रखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप समझो कि आप 1000 रुपए कमाए और बैंक वाला आपको 20% का इंटरेस्ट देगा, तो आपको अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। तो आप क्या खर्च करेंगे? आप पैसा बैंक में सेविंग कर लेंगे क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है 1%, तो फिर आप बोलते हैं कि इतना माथा पच्ची करके फायदा क्या है? साल भर पैसा रखेंगे, 10,000 रुपए का बढ़ के होगा 10,005 रुपया, तो 5 रुपए के लिए साल भर पैसा क्यों ब्लॉक करें? ठीक है, तो जब बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपका सेविंग्स ज्यादा होगा, खर्च कम होगा। तो योर कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई परेशानी? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेल्स एफर्ट। सेल्स एफर्ट बेसिकली होता है क्या हम लोग के साथ? हम लोग का खर्च कब ज्यादा होता है? फोन खरीदने का इच्छा नहीं है, फिर भी एक अपने पास ऑफर आ गया 70% ऑफ। ठीक है, घर से बाहर निकले, रास्ते पे चारों तरफ बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, मोबाइल फोन लेकर के कोई ना कोई खड़ी हुई है, कोई खड़ा हुआ है, तो हम लोग को देख के मन करता है कि नया मोबाइल फोन हम लोग भी खरीद देते हैं। अब समय आ गया कि मोबाइल फोन बदल लेना चाहिए, तो क्या हम लोग को खरीदने का मन नहीं है, फिर भी उतना एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि हम लोग क्या हो रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, चलो थोड़ा खर्च कर लेते हैं। तो
खर्च ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सेल्स एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर वो लोग एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर रहे, तो उन लोगों का खर्च ज्यादा होगा, नहीं तो खर्च ज्यादा नहीं होगा। कोई परेशानी इसको समझने में? थर्ड वन, अमाउंट ऑफ वेल्थ ना। अमाउंट ऑफ वेल्थ ये एम्बिशियस लोगों का पॉइंट है, ठीक है, एम्बिशियस लोगों का पॉइंट है। लाइक हम बहुत एम्बिशियस है लाइफ में, हमको जितना भी पैसा है हमको अपने मतलब क्या चाहिए, 5 साल के बाद मेरे को अपने लिए एक बहुत बड़ा घर चाहिए, 5 साल के बाद मेरे को एक अच्छा खासा गाड़ी भी चाहिए। तो हम आज जितना पैसा कमाते हैं उसको खर्च करेंगे, बचाएंगे? बचाएंगे। आज के दिन में मेरा सेविंग्स हाई होगा क्योंकि मेरे को फ्यूचर में कुछ वेल्थ क्रिएट करना है। मेरा सारा का सारा वेल्थ ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जो भी मेरा सपना था पूरा हो गया। अब पैसा बचाएंगे या उड़ाएंगे? अब हम उड़ाएंगे। तो व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ वेल्थ, आपको और कुछ अपने लिए चाहिए नहीं जिंदगी में, तो आप खर्च ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अपने घर में पंखा लगा हुआ है और हमको क्या लगाना है, एसी लगाना है, पैसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ईएमआई पे खरीदेंगे। ईएमआई पे ना, जब ईएमआई पे खरीदेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? तो अब जो इंटरेस्ट मेरे को पेमेंट करना है, हम गए ईएमआई पे खरीदने के लिए कि सर 30,000 रुपए का एसी है, 6 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, बताइए कितना पड़ेगा? बोला 30,500 रुपया। मतलब आपको 6 महीना में कितना इंटरेस्ट देना है? 500। ठीक है, खरीद लेते हैं। वो बोलता है कि 30,000 का 35,000 रुपया लगेगा, अभी नहीं खरीदेंगे। मतलब कि आप जो लोन लेने जा रहे हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपके फेवर में है तो खर्च करेंगे, नहीं तो खर्च नहीं करेंगे। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ लोन। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन प्राइस। ये तो बहुत डिफिकल्ट टाइप का पॉइंट है कि प्राइस बढ़ेगा तो खर्च घटेगा, बिकॉज खर्च इज नथिंग बट डिमांड। हम लोग एक्सपेंडिचर को किससे जोड़ के देखे? डिमांड से। प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, तो खर्च भी घट जाएगा ना। लेवल ऑफ वेजेस, पहले मेरा कमाई 5,000 था तो 2,000 रुपए खर्च करते थे, अब हम 10,000 कमाते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा, मेरा वेजेस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेशन? हम लोग एक ऐसा सोसाइटी में रहते हैं जहां पे कि हम लोग को दिखावा करना पसंद है, ठीक है। लाइक आपके घर में एक सिंगल डोर का फ्रिज है, बगल वाला पड़ोसी जो है वो डबल डोर का फ्रिज खरीद लिया। इवन इफ यू डू नॉट रिक्वायर अ डबल डोर फ्रिज, लेकिन मम्मी जो है पापा को परेशान करेगी कि मेरे को ऐसा फ्रिज चाहिए, ठीक है। सारा दिन भर होता है क्या, बर्फ जमाया जाता है, बस कुछ खाना भी नहीं है बेचारे घर में। स्टिल डिमॉन्स्ट्रेशन का सोसाइटी में रहेंगे तो खर्च हम लोग का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फिर कल को वो कुछ एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले आएगी तो अपने घर में भी महीना भर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना खर्च उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट और क्या पॉइंट लिखा हुआ है, लेवल ऑफ रिस्क। नाउ व्हाट इज लेवल ऑफ रिस्क? हमको लगता है कि मेरा बॉडी एकदम फिट है, आने वाले 10-12 साल में हम बीमार नहीं पड़ेंगे, मेरी तबीयत खराब होगा ही नहीं, तो हम पैसा सेव नहीं करेंगे। मेरे को लगता है कि पता नहीं अनहोनी कब हो जाए मेरे साथ, कब मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हम कुछ पैसा क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इफ आई फील कि आई हैव जीरो लेवल ऑफ रिस्क, माय एक्सपेंसेस विल बी हाई, एंड इफ आई फील दैट देयर इज सम लेवल ऑफ रिस्क, तो माय सेविंग्स विल बी हाई। क्लियर है ये चीज? तो जो पॉइंट हम लोग एपीसी के लिए पढ़े वही सेम पॉइंट हम लोग कहां लिख के आ सकते हैं, एपीएस के लिए भी लिख के आ सकते हैं। किससे सेविंग्स कब ज्यादा होगा, बैंक वाला इंटरेस्ट ज्यादा देता है तो सेविंग्स ज्यादा हो जाएगा। सेल्स एफर्ट उसका है ही नहीं तो मेरा ध्यान जाता ही नहीं कुछ खर्च करने पे, सेविंग्स ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद एक दो पन्ना छोड़ करके आ जाएंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल करके कुछ लिखा है। कुछ मिल रहा है क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट? देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
इसी डायग्राम में मेरा दोनों तरीके का इक्विलिब्रियम समझाया हुआ है। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो कहां आएगा, एडी और एएस पे, और एक इक्विलिब्रियम कहां आएगा, एस इक्वल्स टू आई पे। नीचे क्या है अपना नेशनल इनकम, अब देखो क्या है इक्विलिब्रियम में क्या लिखा हुआ है कि सर इक्विलिब्रियम निकालने का दो अप्रोच है। पहला इज इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच, वाई इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच, एएस इज नथिंग बट माई इनकम एंड एडी इज नथिंग बट माई एक्सपेंडिचर। तो इसी को कैसा अप्रोच बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच। और दूसरा अप्रोच क्या है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सर जहां पे एस इक्वल्स टू आई वहां पे भी अपना क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग आईई अप्रोच के अकॉर्डिंग करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच के अकॉर्डिंग करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, सिंगल लाइन वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस, या फिर वेयर सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। जहां सी प्लस आई किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, वहां पे अपना क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो परेशानी इसमें देखो क्या लिख रहा है, as per IE approach equilibrium level will arise where aggregate demand is equals to aggregate supply। कोई परेशानी इसमें? अब इसका आंसर कैसे लिखना है, अब इसका आंसर लिखना कैसे है, अपने को कॉन्सेप्ट पूरा पता है, समझ सब कुछ गया है कि होता क्या है, आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए खाली इतना तो लिख के नहीं आ सकते कि सर जहां एडीएस इक्वल होता है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है, सिर्फ ये डायग्राम बनाने से चलेगा नहीं। अब आपको पता है कि एडी क्या होता है, आपको पता है कि एएस क्या होता है, जो आपका आंसर चेक कर रहा है उसको ये सब, तो उसको हम लोग स्पून फीडिंग करेंगे, एक एक करके बताएंगे कि सर इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे एडी इज इक्वल्स टू एएस। अब एडी क्या होता है, सर एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है, सी और आई। क्यों, क्योंकि हम लोग 2 सेक्टर मॉडल अज्यूम कर रहे हैं, मानते हैं कि ना गवर्नमेंट है ना फॉरेन ट्रेड है, ठीक है। अब बोले कि सर सी और आई का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सी एंड आई। सर आई इज कंप्लीटली ऑटोनॉमस एंड सी जो है उसका कुछ खर्चा ऑटोनॉमस है और कुछ इंड्यूस्ड है। एडी को एक्सप्लेन कर दिया, अब नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है एएस को। सर एएस क्या होता है, एएस इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इट इज नथिंग बट इट इज बाय नेशनल इनकम। कोई परेशानी? उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि सर एडी इज इक्वल्स टू एएस और सी प्लस आई इक्वल्स टू वाई। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं थ्रू अ डायग्राम। ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम को एक्सप्लेन करने का तरीका हम यहाँ एक बार बता दे रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे, हमेशा वैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले दोनों एक्सिस को डिफाइन करोगे कि सर अपना एक्स एक्सिस पे किसको शो किया है, नेशनल इनकम पे। वाई एक्सिस पे क्या शो किया है, एक्सपेंडिचर सी प्लस आई। कोई दिक्कत? अब इसमें सर आई अपना कौन सा कर्व है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सी कौन सा कर्व है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी प्लस आई कौन सा कर्व है, एग्रीगेट डिमांड। एंड वाई कौन सा कर्व है, नेशनल इनकम। नाउ वी कैन क्लियरली नोटिस दैट एडी एंड एएस आर इक्वल एट पॉइंट नंबर ई। तो ई अपना क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, खत्म है अपना आंसर यहाँ पे। तो कितना पार्ट्स में डिवाइड किए, पहले बताया कि सर इस अप्रोच में इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां एडी और एएस बराबर होता है। तो सर एडी क्या होता है, सर एडी का मतलब नहीं पता, सी प्लस आई। अरे सी क्या होता है, सी का मतलब कंजम्पशन खर्चा जिसमें कुछ इंड्यूस्ड है कुछ ऑटोनॉमस है। सर आई क्या होता है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट खर्चा जो कंप्लीटली क्या है, ऑटोनॉमस है। चलो एडी समझ में आएगा। एएस क्या होता है, फिर एएस समझाएंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, आंसर खत्म। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली अगर ऐसा ही अप्रोच आ गया तो ऐसा ही अप्रोच का आंसर कैसे लिखेंगे, अगेन पहले वही ज्ञान देंगे कि सर ऐसा ही अप्रोच में इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां पे एस किसके बराबर है,
आई के बराबर है। फिर अरे एस क्या होता है सर, आपको इतना सा नहीं पता है। एस का मतलब क्या होता है, सेविंग्स, मतलब वाई माइनस सी। उसमें तो और कुछ नेचर बताने का नहीं है। फिर बोला सर आई क्या होता है, फिर आई नहीं पता है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट खर्चा जो कंप्लीटली क्या होता है, ऑटोनॉमस। फिर बताओगे कि अपना इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां पे एस किसके बराबर हो जाएगा, आई के। फिर ये डायग्राम बनाना, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हो सके तो ऐसा ही अप्रोच अगर सिंगल आ गया कि सिर्फ ऐसा ही अप्रोच बताओ, तो उस केस में एडी का कर्व बनाने का जरूरत होता नहीं है। अगर याद रह सके तो पूरा डायग्राम बना के आना, ठीक है। तो आप लोग को प्लॉट करके दिखाने में आसानी होगा। जहां पे देखो, जहां पे एडी एस इक्वल है वहीं पे एस इक्वल्स टू आई होता है। बहुत लोग क्या करता है, शॉर्टकट कर लेता है। बहुत जन ऐसा डायग्राम बना देगा, सर ये अपना आई हो गया और ये अपना एस हो गया, तो जहां पे आई इक्वल्स टू एस, यहां पे क्या हो गया। इतना शॉर्टकट मत करके आना, शॉर्टकट में नंबर मिलेगा तो फिर बोलोगे सीयू नंबर नहीं देता है, ठीक है। तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे हम लोग। कोई दिक्कत इसमें अपने पर? ये देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना मल्टीप्लायर का, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका, अपना मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा बता रहे हैं। एक एग्जांपल देखो, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि सर हम लोग क्या किए होंगे, कुछ नया कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, कुछ मशीन खरीदे, राइट। अब हम लोग मशीन खरीदे हैं 100 रुपया का, और 100 रुपया का मशीन खरीदेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा। 100 रुपए का मशीन खरीदोगे तो प्रोडक्शन 100 का बढ़ेगा या उससे ज्यादा का बढ़ेगा। 100 का मशीन से 100 रुपए का प्रोडक्शन करोगे या 200 का करोगे, 200 का करेंगे। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपया बढ़ता है तो आपका इनकम कितना रुपया बढ़ता है, 200 रुपया। जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो सर कितना टाइम्स बढ़ा इनकम, 2 टाइम्स। तो दिस 2 इज द मल्टीप्लायर। कि सर आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा जितना बढ़ा उसकी वजह से इनकम कितना बढ़ा, 2 टाइम्स। तो दिस 2 इज द मल्टीप्लायर। कोई परेशानी, क्लियर हो रहा है चीज कि आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा बढ़ता है तो क्या बढ़ जाएगा, इनकम भी बढ़ जाएगा। अब एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो एग्जाम पर्पस के लिए देखना वो देखता ही है। क्या इंक्रीज कर सकता है, हाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 100 रुपए में 200 बढ़ रहा है। अभी तो देखो सिंपल से एग्जांपल है, ये क्या हो गया अपना I, दिस इज आवर C, दिस इज आवर C प्लस I, और 45 डिग्रीज पे क्या अपना Y। इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे AS इज इक्वल्स टू AD, यहां पे क्या हो गया अपना इक्विलिब्रियम आ गया। कोई परेशानी? अब यहां पे हम 2 क्वेश्चन एक साथ समझाएंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा इंक्रीज हो जाए तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा बढ़ जाए तो उससे आपका इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। एक साथ 2 क्वेश्चन समझा रहे हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। इन्वेस्टमेंट का खर्चा कितना है I, हम इन्वेस्टमेंट का खर्चा बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा I। दिस इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इतना। तो C प्लस I भी क्या हो जाएगा,
जब i बढ़ा तो c प्लस आई भी बढ़ेगा ना, तो दिस इज c प्लस आई प्लस आई डैश। नाउ माय न्यू एडी इज दिस, तो न्यू इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया? तो मेरा इनकम क्या हुआ? y0 से बढ़ के y1 पे चला गया। कोई परेशानी? तो मतलब कि सर इन्वेस्टमेंट का खर्चा बढ़ेगा तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। ये तो हुआ एक क्वेश्चन। 6 नंबर के लिए अलग से पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो क्या सिर्फ इतना सा लिखने से चल जाएगा कि सर वो बढ़ने से इतना इनकम बढ़ जाएगा? पूरा आंसर लिखेंगे कि सर इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे कि AD इज इक्वल्स टू AS। AD का मतलब ये होता है, AS का मतलब ये होता है। अब उसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। उसी डायग्राम में तुम लोग ये लाइन भी बना के दिखा देगा। नाउ वी कैन सी डायग्राम में कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, I से बढ़ के I डैश पे चला गया, तो AD बढ़ के AD से AD1 पे चला गया, तो अपना इक्विलिब्रियम भी जो है वो E से बढ़ के E1 हो गया, और अपना नेशनल इनकम जो है Y0 से बढ़ के Y1 हो गया। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम के ऊपर में इफेक्ट। लेकिन अभी हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लायर। अब थोड़ा सा अगेन बुद्धि लगा लेते हैं। मेरा इनकम यहां से बढ़ के यहां चला गया, तो ये क्या है? दिस इज माई डेल्टा वाई। कैन आई से इनकम यहां से बढ़ के यहां चला गया, तो दिस इज माई डेल्टा वाई। नाउ मेरा एग्रीगेट डिमांड यहां से बढ़ के यहां क्यों गया? किसकी वजह से गया? इन्वेस्टमेंट की वजह से। मतलब कि दिस डिफरेंस इज डेल्टा आई। कोई परेशानी? ये दोनों लाइन के बीच में जो गैप है वो क्या है? डेल्टा वाई। ये पुराना एडी और नया एडी के बीच में जो गैप है वो क्या है? डेल्टा आई। लेकिन अपने को ना यहाँ पे कुछ और भी गैप है। डेल्टा आई और डेल्टा वाई के बीच में यहाँ पे छोटा सा गैप और है। ये क्या है? दिस इज डेल्टा सी। दिस इज डेल्टा सी। सर ये कैसे आ गया? डेल्टा सी क्यों इमर्ज हुआ? एकदम सिंपल सा, स्टेप बाय स्टेप। सर पहले आपने क्या बढ़ाया? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से क्या बढ़ गया? इनकम। अब इनकम पे कौन डिपेंड करता है? कंजम्पशन। जब आपका इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कुछ कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा ना। और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? एमपीसी। कोई परेशानी? इतना तक क्लियर हो रहा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर क्लियर है तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पढ़ने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए ना। गवर्नमेंट का मल्टीप्लायर मतलब गवर्नमेंट का भी खर्चा है कुछ। अभी तक हम लोग सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे थे, C प्लस आई। अब अपने को गवर्नमेंट का खर्चा भी इंक्लूड करना है। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या गवर्नमेंट का खर्चा इनकम पे डिपेंड करता है? आज अगर बॉर्डर पे लड़ाई हो जाए तो सरकार क्या बोलेगा? भाई मेरा कुछ कमाई नहीं है, हम बंदूक नहीं भेजेंगे, या वो बना के भेजेगा? मतलब ये गवर्नमेंट का खर्चा इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम। तो गवर्नमेंट का खर्चा भी क्या होता है? ऑटोनॉमस होता है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना क्या हो गया? आई। ये अपना क्या हो गया? जी। बिकॉज गवर्नमेंट का खर्चा भी क्या होता है? ऑटोनॉमस और कांस्टेंट। उसको भी इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना क्या हो गया? सी। ये क्या हो जाएगा? C प्लस आई। और ये क्या हो जाएगा? C प्लस आई प्लस जी। तो एग्रीगेट डिमांड अब कहां आएगा? C प्लस आई प्लस जी में, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा भी इंक्लूडेड होता है। कोई परेशानी? कॉमन सेंस देखना, एकदम भी डिफिकल्ट लेवल नहीं है इसका कुछ भी। अब अपना ये जो कर्व बन रही है, किसका कर्व बन रहा है?
इनकम का। कोई प्रॉब्लम? इक्विलिब्रियम कहां आएगा? जहां पे AD इज इक्वल्स टू AS, वहां पे आ गया इक्विलिब्रियम। कोई परेशानी? तो ये Y0 हो गया अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब तुम लोग को फिर से एक सवाल पूछते हैं 6 नंबर के लिए कि अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाए तो क्या होगा? गवर्नमेंट के खर्चा को बढ़ा देते हैं G डैश, तो ये डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा G। तो अपना टोटल खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। C प्लस I प्लस G प्लस G डैश, दिस इज आवर AD1। और अपना नया इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया? कोई परेशानी? तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया। तो चलो 6 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया कि सर अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। कोई परेशानी? अब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर कि सर गवर्नमेंट का खर्चा, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस 100 रुपया बढ़ा तो इनकम कितना बढ़ा? गवर्नमेंट का खर्चा 100 रुपया बढ़ा तो इनकम कितना बढ़ा? मान लो अगेन 2 टाइम्स, मतलब कि सरकार अगर 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करता है तो कंट्री का इनकम 200 रुपया बढ़ जाता है। तो ये 2 टाइम्स, ये 2 क्या है? दिस इज द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कोई परेशानी? कितना क्लियर हो रहा है? अब वापस से इस डायग्राम में देख लेते हैं अपना इनकम कहां से कहां बढ़ा? यहां से। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट डेल्टा Y। यहां से यहां बढ़ा ना इनकम, तो इतना गैप क्या है? डेल्टा Y। अच्छा, ये जो अपना AD से AD1 पे गया किसकी वजह से गया? डेल्टा G की वजह से। अब Y और G के बीच में ये जो गैप है दिस इज माई डेल्टा C, क्योंकि सर इनकम बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। कोई परेशानी? क्लियर है? नाउ इसका भी इक्वेशन बना लेते एक बार, ठीक है? इसका इक्वेशन क्या बनेगा? AS इज इक्वल्स टू AD या फिर Y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G, और Y इज इक्वल्स टू C की जगह क्या लिखना है? A प्लस I की जगह क्या लिखेंगे? और ये अपना G रह जाएगा, और Y माइनस by इक्वल्स टू A प्लस G, और y कॉमन 1 माइनस b a प्लस G, और y इज इक्वल्स टू a प्लस G बाई 1 माइनस b। रट के कोई फायदा नहीं है फॉर्मूला, ठीक है? रटोगे 20 मिनट लगेगा, समझोगे 5 मिनट लगेगा। ये अपना कौन सा लेवल ऑफ इनकम आया? पुराना वाला। अब नया इनकम फिर से AS इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G, और y इज इक्वल्स टू C की जगह A प्लस by, I की जगह A और G की जगह G0 प्लस डेल्टा G। ऐड हो गया, कोई परेशानी? सॉल्व कर लो। y माइनस by इक्वल्स टू A प्लस G प्लस डेल्टा G, और y 1 माइनस b इक्वल्स टू A प्लस G प्लस डेल्टा G, और y इज इक्वल्स टू A प्लस G प्लस डेल्टा G बाई 1 माइनस b। ये अपना हो गया नया वाला। अब अपने को इनकम में कितना चेंज आया ये निकालना है, तो नया से पुराना को लेस कर देंगे।
तो सर डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, a प्लस g प्लस डेल्टा जी डिवाइड बाई 1 माइनस बी माइनस a प्लस g बाई 1 माइनस b, दैट इज 1 माइनस b a प्लस g प्लस डेल्टा जी माइनस a माइनस g, सब कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 बाई 1 माइनस b इंटू डेल्टा जी, कोई परेशानी, और 1 बाई 1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा जी। एग्जाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर आता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में डेल्टा आई लिखा हुआ था, डेल्टा ए लिखा हुआ था, यहाँ पे डेल्टा जी हो जाएगा, फॉर्मूला सेम ही है, कोई परेशानी। तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का डेफिनेशन क्या होगा सर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर में भी डिफाइंड एज दैट फैक्टर जिसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो क्या निकल के आएगा, चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब हम इसी के साथ तुम लोग को एक समझा देते हैं टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है। टैक्स मल्टीप्लायर का कोई डायग्राम अपन को बना के दिखाने का जरूरत नहीं है, हम सिंपली इक्वेशन में चले जा रहे हैं, और उसका इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखना। ये दोनों इक्वेशन सिंपल था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एकदम जरा सा, डिफिकल्टी लेवल 2%। हटा रहे हैं, टैक्स मल्टीप्लायर। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में किस चीज में चेंज हो रहा था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर में किस चीज में चेंज हो रहा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्स मल्टीप्लायर में किस चीज में चेंज होगा, टैक्स का रेट में। कोई परेशानी? अब एकदम ध्यान से देखना, एस इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, और y इज इक्वल्स टू सी की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू, सिर्फ y नहीं लिखेंगे, y माइनस टी। मतलब सरकार क्या लगा रहा है आपका इनकम पे, टैक्स लगा रहा है। आप 100 रुपए कमाते हो तो 100 का 60% खर्च नहीं कर सकते, 100 में से पहले 20 रुपए का टैक्स दीजिए, 80 रुपए बचेगा, उसका 60% खर्च करना। समझ में आया? अब सरकार आपके इनकम पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो ये जो y है, y माइनस टी करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम निकल के आएगा, इनकम में से टैक्स को लेस कर देंगे। समझ में आया बात? तो पहले हम लोग b इंटू वाई लेते थे, y माइनस टी लेंगे, क्योंकि सरकार आपके ऊपर में क्या इंपोज करता है, टैक्स। कोई परेशानी? प्लस i की जगह क्या लिखना है, a, और g की जगह g लिखते हैं। ध्यान से देखना, फिर से प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे जहां प्लस लिखना हो माइनस लिख दिया, जहां पे और कुछ लिख देते हैं। क्या होगा, a b इंटू वाई बी वाई प्लस माइनस माइनस बी टी प्लस ए प्लस जी, y माइनस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस ए प्लस, और y 1 माइनस बी a माइनस बी टी प्लस ए प्लस जी, और y इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस ए प्लस जी बाई 1 माइनस बी। तो ये अपना कौन सा वाला इनकम है, ओल्ड। अब नया इनकम में निकालेंगे तो क्या चीज में चेंज आ रहा है, टैक्स। टैक्स बढ़ गया, पहले टैक्स 10 रुपया था, 15 रुपया लग रहा है, टैक्स बढ़ गया। तो चलो वापस से देख लेते हैं एक बार, ये और ध्यान से देखना है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू c प्लस i प्लस g, और y इज इक्वल्स टू c की जगह
a प्लस बी इंटू y था, y में से क्या माइनस करते थे t, पर अब t प्लस डेल्टा t। पहले टैक्स वाज 10%, अब 5% और बढ़ गया, तो t प्लस डेल्टा t प्लस a प्लस g। कोई प्रॉब्लम? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। a प्लस बी वो तो सही है, y में से क्या लेस करते थे, पहले t लेस करते थे, अब t प्लस डेल्टा t लेस करेंगे। देखो अब बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट का खेल है सारा। y इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू y माइनस t माइनस डेल्टा t प्लस a प्लस y इक्वल्स टू a प्लस बी वाई माइनस बी टी माइनस, कोई परेशानी, प्लस ए प्लस जी, और y माइनस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी टी माइनस डेल्टा बी टी प्लस a प्लस जी, y 1 माइनस बी a माइनस बी टी माइनस डेल्टा बी टी प्लस a प्लस जी 0, और y इक्वल्स टू ये आ गया अपना नया वाला। कोई परेशानी? अच्छा लग रहा है ना इकोनॉमिक्स पढ़ने में? मैथ्स मैथ्स जैसा फीलिंग आ रहा है ना, इसलिए मैथ्स के साथ दिया है। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, नए वाले से पुराने वाले को माइनस करना है। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, a माइनस बी टी माइनस डेल्टा बी टी प्लस a प्लस जी 1 माइनस बी माइनस a माइनस बी टी प्लस a प्लस जी बाई 1 माइनस बी, a माइनस बी टी माइनस डेल्टा बी टी प्लस a प्लस जी माइनस a माइनस माइनस प्लस बी टी माइनस a माइनस जी। अब देखो प्लस a माइनस बी टी प्लस a प्लस जी माइनस जी कट गया। अब बचा क्या अपने हाथ में, माइनस बी टी के आगे क्या है, डेल्टा बी टी के आगे क्या है, माइनस है, माइनस b बाई 1 माइनस बी इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देख लो एक बार, देख लो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? माइनस b बाई 1 माइनस बी इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं? दैट इज माइनस एमपीसी बाई 1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा टी। दिस इज योर टैक्स मल्टीप्लायर। क्लियर है? मल्टीप्लायर में तुम लोग को बेसिकली पूछता है कि हाउ विल यू डिराइव, वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ तो यही करना पड़ेगा ना। ऑप्शन तो एक्सप्लेन करना नाम करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस एक्सप्लेन करके। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पॉजिटिव था, बहुत सिंपल सा, कॉमन सेंस अगर बुद्धि है, 1% भी बुद्धि है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम बढ़ रहा था, टैक्स बढ़ेगा तो आपका इनकम क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए वो किस में है, नेगेटिव में है। समझ में आ रहा है? अब हम अज्यूम कर लिए कि टैक्स बढ़ रहा है, तो गधा की तरह एकदम यही रट के मत चला जाना। एग्जाम में अगर आप लोग को पूछ ले कि गवर्नमेंट टैक्स का रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसका क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पे जो प्लस डेल्टा टी किया है इसको माइनस डेल्टा टी कर देगा।
समझ में आ रहा है बात? सारा टाइप का मल्टीप्लायर खत्म हो गया है, ठीक है, सारा टाइप का मल्टीप्लायर खत्म हो गया। अब इसके अंदर बचा है क्या अपना, कुछ प्रैक्टिकल सम्स बचा हुआ है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का कुछ खर्चा बचा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, नहीं होता है, उसको 1 मिनट 2 मिनट खाली पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे अजम्पशंस कुछ ले लेते हैं हम लोग। आपको जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको लिखना क्या क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आपको क्या क्या लिखना है। पहला तो अजम्पशन ये है कि हम लोग का इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। पहला अजम्पशन क्या है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है मतलब कि हम लोग चाहे तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ना। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होगा, इनपुट्स, मतलब कि हम लोग को मार्केट में इनपुट का सप्लाई भी क्या है, अवेलेबल है, इट इज इलास्टिक। तो 2 पॉइंट इधर से निकल के आ गया। फिर कि सर हम लोग का कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर कैसा है, कुछ ऑटोनॉमस है और कुछ इंड्यूस्ड है। इन्वेस्टमेंट का खर्चा कैसा है, कंप्लीटली ऑटोनॉमस है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जब पढ़ रहे तो वहां पे क्या हम लोग जी को कंसीडर किए थे, नहीं। तो मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एब्सेंट। वहां पे हम लोग फॉरेन ट्रेड को अज्यूम किए हैं तो मतलब फॉरेन ट्रेड इज आल्सो एब्सेंट। वहां पे क्या एमपीसी निकल के आया था लास्ट में, तो मतलब एमपीसी को भी बताएंगे कि सर एमपीसी कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस लेवल दे डू नॉट चेंज। बहुत सारा असम्पशंस बता दिए फटाफट करके, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है कि सर हम चाहे तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली जब मेरा डेल्टा वाई चेंज हो रहा है तो डेल्टा वाई क्यों चेंज हुआ होगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज किया, प्रोडक्शन इंक्रीज किया तभी तो डेल्टा वाई चेंज हुआ ना। मतलब सर हम चाहे तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मतलब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनपुट का सप्लाई अवेलेबल है। अपना कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस भी है और इंड्यूस्ड भी है। अपना इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट का खर्चा है नहीं, फॉरेन ट्रेड है नहीं, एमपीसी रहता है और वो एमपीसी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस लेवल होता है वो कांस्टेंट रहता है। कोई परेशानी? अब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का असम्पशंस क्या है, जितना ज्ञान अभी दिए है वो सेम एज इट इज लिखोगे, सिर्फ एक पॉइंट चेंज हो जाएगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मौजूद है और वो कैसा है, ऑटोनॉमस है और कांस्टेंट है। टैक्स मल्टीप्लायर दोगे तो एग्जैक्टली सेम लिखोगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे कि सरकार हमारे ऊपर में टैक्स भी इंपोज करता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सीखे और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर सीखे। दोनों ही खर्चा का नेचर कैसा होता है, इंड्यूस्ड या ऑटोनॉमस? दोनों ही ऑटोनॉमस होता है। एग्जाम में अगर बाई चांस किस्मत खराब हुआ 2 नंबर के लिए पूछ लिया डिफाइन मल्टीप्लायर, सिर्फ मल्टीप्लायर, तो क्या लिखोगे? मल्टीप्लायर में भी डिफाइंड इज दैट फैक्टर व्हिच इज मल्टीप्लाइड टू द चेंज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर टू डिराइव द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की जगह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिख देंगे। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर आएगा तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की जगह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिख देंगे। टैक्स मल्टीप्लायर आएगा तो चेंज इन टैक्स रेट लिख देंगे, खत्म।